गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। चैप्टर थर्ड धातु और अधातु जो चैप्टर आपका शुरू किया गया था कंप्लीट हो गया है। उसके एनसीईआरटी सवाल आज हम आपको कराएंगे। तो आप लोग चैप्टर थर्ड धातु और अधातु एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा युगल, युगल माने जोड़ा, विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कौन सा जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन बने। ए वाला लिखा है NaCl विलयन तथा Cu का पदार्थ, MgCl2 विलयन और एल्यूमिनियम धातु, MgCl2 तथा एल्यूमिनियम धातु। तीसरा ऑप्शन है FeSO4 विलयन तथा सिल्वर धातु। और चौथा है AgNO3 विलयन तथा कॉपर धातु। ठीक, आपको मालूम है सक्रियता श्रेणी जब हम आपको पढ़ाए एक्टिविटी सीरीज तो उसमें आपको जानकारी होगी कि Na, Mg, Fe और Ag इन चारों में सिल्वर सबसे नीचे है। Mg एल्यूमिनियम से ऊपर है, सोडियम कॉपर से ऊपर है, इसलिए कॉपर इसको नहीं विस्थापित कर सकता, एल्यूमिनियम नहीं कर सकता, सिल्वर इसको नहीं कर सकता क्योंकि सिल्वर से ऊपर है आयरन। और यहाँ देखो कॉपर सिल्वर से ऊपर है तो कॉपर इसको विस्थापित कर सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन डी करेक्ट क्या होगा कि AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि लोहे के फ्राइंग पैन, क्वेश्चन नंबर 2, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ए बी सी डी। ए पॉइंट है ग्रीज लगाकर, ग्रीज यानी कि ग्रीस, ग्रीस लगाकर। सेकंड पॉइंट है पेंट लगाकर, पेंट लगाकर। थर्ड पॉइंट है जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। और लास्ट पॉइंट है ऊपर के सभी, ऊपर के सभी। ठीक, ये आपको क्या पूछा है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है। उपयुक्त विधि पूछ रहा है तो ध्यान दो, ग्रीस लगाकर इससे भी जंग नहीं लगेगा, इससे भी नहीं लगेगा, इससे भी नहीं लगेगा, लेकिन कह रहा कौन सा उपयुक्त विधि है। तो हम आपको ये 2 घटना बता रहे हैं। अगर लोहे का फ्राइंग पैन है, लोहे पर जिंक की परत, ध्यान दीजिए, जिंक की परत चढ़ाना, ये प्रक्रिया कहलाती है एसद लेपन। एसद लेपन या इसी को बोलते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वनीकरण, एसद लेपन या गैल्वनीकरण। और फिर ये पहला पॉइंट है। दूसरा देखो, लोहे पर टिन, टिन मतलब SN, टिन की परत, टिन की परत चढ़ाना, ये क्रिया कहलाती है टिनीकरण। ठीक, ये इसलिए किया जाता है, ये बलिदानी रक्षण की विधि है। इसलिए होता है कि जिस धातु पर परत चढ़ जाती है तो वह जिस धातु की परत होती है वो जल्दी क्षय होती है और आपका मेटल जिसके ऊपर हम उसको चढ़ाएंगे वह मेटल आपका बचा रहेगा, सुरक्षित रहेगा।
सवाल ये है कि फ्राइंग पैन यानी कि जो आप भोजन चाय वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं उस पर बात कर रहा है। तो अगर उस पर हम ग्रीस लगा देंगे तो ये कितनी देर तक चलेगा। उसको गर्म करेंगे पात्र को, उस पात्र को बार बार गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो खराब हो जाएगा। पेंट लगाएंगे तो पेंट आपका मेल्ट कर सकता है, पिघल सकता है। जिंक की लेयर चढ़ा देने से क्या होगा कि वह स्टेबल काफी दिनों तक अस्थायी बना रहेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक, जिंक की परत चढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3। कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है। पूछ ये रहा है यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। जो यौगिक जल में विलेय है तो उसका एलिमेंट कौन हो सकता है। ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि ऑक्सीजन से क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है। इसके साथ O2 क्रिया करा दो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। इसके साथ O2 क्रिया करा दो कार्बन डाइऑक्साइड, SiO2 Fe2O3। अब कह रहा अस्थायी यौगिक बनाता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर अस्थायी यौगिक उच्च गलनांक यौगिक बनाता है और यौगिक जल में विलेय, पानी में घुलनशील है। ये तीनों देखो अगर पानी के साथ इनका रिएक्शन कराते हैं तो लोहा कहीं पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। सिलिका यानी कि बालू पानी में नहीं घुलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक गैस है इसलिए ये पानी में नहीं घुलेगा। सीधी सी बात है, ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। लेकिन अब इस पे जैसे हम H2O डालेंगे तुरंत ये बदल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, जिसको बोलते हैं बुझा चूना, और ये है कली चूना। तो बुझा चूना जो आपका बनता है, इसमें सवाल क्या कह रहा है कि उच्च गलनांक यौगिक बनाता है, जल में विलेय या तब तो क्या हो सकता है, ये बुझा चूना है, वाटर में सॉल्युबल है, घुलनशील है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्यों। कह रहा कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर कोई आपका फूड मटेरियल है, उसका जो डिब्बा है उस डिब्बे पर कह रहा कि जिंक के अतिरिक्त जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, यानी कि जिंक की जगह पर टिन का लेप किया जाता है, इसका नहीं किया जाता। रीजन क्या है, पहला ऑप्शन है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। ऑप्शन नंबर ए, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, बी पॉइंट में। सी पॉइंट, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, और डी पॉइंट, टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। 4 ऑप्शन है। तो इसमें देखो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिंक, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, गलत है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ये भी गलत है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, ये बात सही है कि जिंक की जो क्रियाशीलता है इसकी क्रियाशीलता से ज्यादा है, यानी कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच दिया गया है। अब इसमें कह रहा है एक पॉइंट, इनका उपयोग कर धातु एवं अधातु के नमूने के बीच आप कैसे विभेद करेंगे। आपको हथौड़ा, बल्ब और बैटरी, तार और स्विच, हथौड़ा, बल्ब, बैटरी, तार और स्विच दिया गया है। इतने पदार्थ आपके पास हैं।
कह रहा कि इनका प्रयोग कर आप धातु और अधातु के नमूने में किस तरीके से विभेद कर सकते हैं, ए पॉइंट में कहा गया है। ठीक, ध्यान दो, इसमें जो आपका हथौड़ा है, इस हथौड़े से बाकी बचे पदार्थों को पीटने पर अगर उनमें आवाज उत्पन्न होती है और उनके अंदर तन्यता का गुण नजर आता है, वो पीटने पर प्रसारित होती हैं, फैल जाती हैं, तो उनको हम कहेंगे धातु, अदरवाइज अधातु होंगी। ध्यान से समझिए, हथौड़ा है, हथौड़े से इनको हम पीटते हैं, अगर ये टूट जाती हैं, भंगुरता दिखाती हैं, तो अधातु होंगी। अगर ये पीटने पर फैल जाती हैं, इनमें से कोई भी वस्तु, तो वह क्या होगी, धातु होगी। और एक तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, तो पहला है। दूसरा क्या है कि इनको मिला के एक हम वैद्युत परिपथ बनाएंगे। ध्यान दो, ऐसे यहाँ आपका बैटरी लगा हुआ और यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे बल्ब लगाएंगे। ये अब यहाँ पर क्या है, ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए और बी, इसको हम ऐसे दर्शाए हैं, वैद्युत परिपथ है ये। इसमें क्या होगा, ये आपका बैटरी है, ये करंट चल रही है, तो इसमें देखो ये आपका बल्ब लगा है, ये आपका बल्ब है। अब इस तरीके से भी हम कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल की डिफरेंस। क्या होगा, पॉइंट ए और बी के बीच में बारी बारी से लाके इन पदार्थों को हम क्रमशः सेट करेंगे। इन पदार्थों को बारी बारी से लाके यहाँ हम रखेंगे। अगर जिस पदार्थ के रखने पर ये बल्ब जलने लगेगा, तो कहेंगे वह पदार्थ धातु है। बात को समझिएगा, हम क्या बता रहे हैं। बारी बारी से पॉइंट ए और बी के मध्य में इन पदार्थों को लाके रखने पर अगर ये लगा मेरा बल्ब जलने लगता है, तो कहेंगे कि वह पदार्थ मेटल होगा, धातु होगा। अगर ये बल्ब नहीं जलता है, तो वह अधातु होगा। ठीक, अब इसी का बी पॉइंट सवाल कह रहा है, क्या कह रहा, धातु एवं अधातु के विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। तो इनमें से जो दो मेथड मैंने आपको बताया, दो में से कोई एक मेथड अकेले मेटल और नॉन मेटल के बीच डिफरेंस नहीं कर सकता है, कारगर नहीं है। इसलिए हम इसमें लिखेंगे पॉइंट बी में कि उपयुक्त दोनों प्रयोगों के आधार पे हम इनके मध्य डिफरेंस, उत्पन्न डिफरेंस को पता कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, आपको मेटल नॉन मेटल पढ़ाते समय हमने ऑक्सीजन से क्रिया करा के दिखाया था कि अगर कोई मेटल होगी, कोई मेटल है, सपोज दैट सोडियम है, Mg है, Zn है, कोई मेटल होगी, कोई नॉन मेटल कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर। ठीक, अब इनके ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लीजिए, Na2O। ठीक, Mg plus O2 MgO, Zn plus O2 ZnO। ठीक, ये हो गए। यहाँ का क्रिया C plus O2 CO2, N plus O2 NO2। अब O2 O2 यानी कि वो तो मान लीजिए रिएक्शन ही एक समान टाइप में, S plus O2 SO। अब इन बने ऑक्साइडों में ये धात्विक ऑक्साइड है, ये अधात्विक ऑक्साइड है।
बने ऑक्साइडों में H2O डालो, सब में H2O पानी डालने पर क्या प्रक्रिया दिखेगी? Na2O है, H2O डालेंगे तो आपका बनेगा NaOH 2 मॉलिक्यूल। MgO है, H2O डालेंगे तो MgOH का होल ट्वाइस बना देगा। ZnO है तो ZnOH का होल ट्वाइस बना देगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये क्षार है सभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? क्षार। यहाँ चले आप H2O डाला, यहाँ देखो H2O डाल के, फिर यहाँ देखो H2O डाल के, CO2 और H2O मिलाएंगे तो H2CO3 बनेगा, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। NO2 और H2O डालेंगे तो HNO3 बन जा रहा आपका, HNO3 नाइट्रिक एसिड। SO2 और H2O डालेंगे तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ये क्या बन रहे हैं इधर वाले? सब इधर वाले बन रहे हैं अम्ल, इधर वाले सब बन रहे हैं क्षार। इसका मतलब कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब आपसे सवाल ये कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड बताइए, उभयधर्मी ऑक्साइड बताइए। तो उभयधर्मी का मतलब ऐसे तत्वों के ऑक्साइड जो क्या करते हैं? अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, या ऐसे ऑक्साइड जिनमें अम्लीयता और क्षारीयता दोनों गुण होते हैं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे दो एग्जांपल पूछा है तो Al2O3, इसका नाम है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ZnO, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। अब ये उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, क्यों? क्योंकि जब ये अपने से प्रबल अम्ल के संपर्क में आते हैं तो ये क्षार जैसा व्यवहार करते हैं। जब अपने से प्रबल एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बेस की तरह व्यवहार करते हैं, और जब ये अपने से प्रबल बेस के संपर्क में आते हैं तब ये एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। जब ये अपने से अधिक प्रबल अम्ल के संपर्क में आएंगे तो क्षार की तरह व्यवहार करेंगे, जब ये अपने से अधिक क्षार के संपर्क में आएंगे तो अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ क्या बन जा रहा है? AlCl3 प्लस H2O। यहाँ ये क्या बन रहा है? ZnCl2 प्लस H2O। ये दोनों क्या हैं? दमड़ हैं। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में कोई अम्ल होगा, कोई क्षार होगा। आपको मालूम है कि HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एल्युमिनियम ऑक्साइड की कंपैरिजन में प्रबल एसिड है, तो यहाँ आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड एज ए बेस क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक, यहाँ भी ये प्रबल एसिड है तो जिंक ऑक्साइड आपका यहाँ एज ए बेस क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ चले आओ, यहाँ NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस वाटर। अब यहाँ पर ये प्रबल क्षार है कास्टिक सोडा, तो यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड व्यवहार करेगा एसिड की तरह। यहाँ पर Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। यहाँ पर NaOH प्रबल क्षार है तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है? एज ए एसिड। तो आपसे कह रहा दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम दीजिए, तो क्या लिख देंगे? Al2O3 तथा ZnO। ये हम आपको दिखा रहे थे कि ये किस तरीके से उभयधर्मी है। अदरवाइज आपको केवल इतना मात्र लिख देना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक, नहीं तो मैं जानकारी के लिए आपको बताया किस तरीके से ये दोनों
एक ही कंपाउंड क्षार और अम्ल दोनों तरह से व्यवहार करता है। जब ये अपने से प्रबल अम्ल के संपर्क में आता है तो क्षारीय हो जाता है, और अपने से प्रबल क्षार के संपर्क में आता है तो ऐसे एसिड बिहेव करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, और दो धातुओं के नाम बताइए जो ऐसा नहीं करेंगी। तो ये तो आपके लिए इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 मालूम है कि हमने आपको क्या दिया था, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जो नीचे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी धातुएं हैं वो सभी हाइड्रोजन को हटा देंगी। हाइड्रोजन के नीचे जितनी धातुएं हैं वो हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएंगी। अब आपसे सवाल ये कर रहा है कि दो धातु का नाम बताइए जो विलयन से हाइड्रोजन को हटा देगी। तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी, जिंक है, ये सभी क्या हैं, अब विद्युत सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर। केवल दो आपसे पूछा है, इतनी ढेर सारी धातुएं हैं और भी धातुएं हैं, तो ये सभी क्या करेंगी, हाइड्रोजन को उसके विलयन से हटा देंगे। ठीक, अब कह रहा है कि कोई दो बताइए जो ना हटा पाए, तो Cu, Ag, Hg, Au, इतनी मेटल ऐसी हैं जो हाइड्रोजन के नीचे हैं। कॉपर, चांदी, मरकरी और सोना ये हाइड्रोजन के नीचे हैं, ये हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएंगी। तो आपको दो दो धातुओं के नाम लिखना है, तो दो इधर से ले लीजिए, दो इधर से ले लीजिए। ठीक, ये काम आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, किसी धातु के यम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड और कैथोड और विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे। हमने आपको क्या बताया था, जब विद्युत अपघटनी शोधन की बात आई थी तो एक डायग्राम बना था कल, उसमें ये चीज आपको देखने को मिली थी कि ये मोटी वाली राड है और इसी के बगल में पतली वाली राड थी। इस तरीके का कल एक फिगर हम ड्रा किए थे, उसी को याद करिए आप। फिर यहाँ पतली वाली राड थी, तो मैंने क्या बताया था कि जो मोटी वाली राड आपकी है ये आपका कौन सा हिस्सा था, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यह आपका कैसे था, एनोड था। नेगेटिव कौन था, पतली वाली। ठीक, तो इसका मतलब जो अशुद्ध धातु होगी, अशुद्ध धातु की क्या हम बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे, और शुद्ध धातु की क्या, शुद्ध धातु की क्या हम बनाएंगे, एनोड बनाएंगे, और शुद्ध वाली का क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। और ये कोई मेटल यम है, कह रहा कि मेटल यम है, तो इसका वैद्युत अपघट्य क्या होगा, तो उसी का लवण, उसी के लवणीय विलयन। जैसे कॉपर का संशोधन किया गया था तो कॉपर सल्फेट लिए, यहाँ आप MnSO4 कर दो या M2SO4 कर दो, मतलब कोई भी धातु होगी MnSO4 कर दीजिए। तो ये क्या होगा कि कोई भी धातु जिसका हम परिष्करण करेंगे, शोधन करेंगे, उसमें अशुद्ध धातु की एनोड और शुद्ध धातु की कैथोड बनाएंगे, और उसी धातु के लवणीय विलयन का वैद्युत अपघट्य बनाएंगे। ठीक, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, तो देखो सवाल नंबर 9 आपका है, प्रत्युष एक लड़का है जो सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर गर्म किया। चित्र के अनुसार परखनली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। गैस की क्रिया क्या होगी। सवाल नंबर 9 एक पॉइंट पूछ रहा है कि गैस की क्रिया क्या होगी। एक पॉइंट है सवाल नंबर 9 का एक पॉइंट, गैस की क्रिया क्या होगी। ए में पहला है सूखे लिटमस पत्र पर, और दूसरा है आर्द्र लिटमस पत्र पर।
सूखे लिटमस पर और आर्द्र लिटमस पर। ठीक, तो देखो अगर वह लिटमस पेपर आपका सूखा है, सूखा लिटमस पेपर है, तो आपका जो गैस होगी वो कोई क्रिया नहीं करेगी, नो चेंजिंग, नो रिएक्शन। आर्द्र लिटमस पेपर होगा, अगर वह नीला है तो उसको चेंज कर दिया जाएगा रेड। ठीक, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस अधातु का ऑक्साइड है, अधातु के ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। इसका मतलब जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यहाँ आप आर्द्र लिटमस पेपर पर क्या लिखेंगे, नीले लिटमस को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक, और देखो इसी में बी पॉइंट है, ऊपर की क्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। ये किस तरीके से ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है, इसका रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन आपका यही है, देखो SO2 गैस स्पैचुला में सल्फर को जलाने पर बनेगी। इसकी SO2 को जब पानी के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये बदल जाएगा H2SO3 में, और इसका नाम होता है सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस अम्ल। H2SO4 होता तो उसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 है, इसका नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। क्या लिख लेंगे, गैल्वनीकरण और टिनीकरण, दो प्रक्रिया, एसिड लेपन और टिनीकरण, या ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, इत्यादि बहुत ढेर सारे तरीके हैं। किसी भी तरीके से आपको लोहे को हम बचा सकते हैं। चलो देखो, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर धातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। धातु पूछ रहा, सॉरी अधातु, अधातु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। अधातु है सल्फर, O2 से क्रिया करा SO2 बना। SO2 किस तरीके का ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड होगा, क्योंकि ये पानी के साथ क्रिया करके अम्ल बनाता है। तो आप क्या लिखेंगे, अम्लीय, अम्लीय। अब जैसे देखो कुछ जगह पर उदासीन ऑक्साइड भी मिलते हैं। अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्रिया करा, CO बना कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, उदासीन ऑक्साइड होती है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं, लिखेंगे अम्लीय ऑक्साइड तथा उदासीन, ये नाम क्या है इसका, मोनोऑक्साइड, और ये किस तरीके का ऑक्साइड है, उदासीन, न्यूट्रल। लिखेंगे कि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ जुड़कर अम्लीय और उदासीन दोनों तरीके की ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का A, B, C, D, 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो A पॉइंट देखो, कह रहा है प्लेटिनम, सोना एवं चांदी, प्लेटिनम, सोना, चांदी का यूज हम आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों, क्यों सोना, चांदी, प्लेटिनम का यूज आभूषण बनाने में किया जाता है, ये पहला पॉइंट है आपका। इसका जवाब क्या लिखेंगे आप, क्योंकि ये धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय तन्यता भी रखती हैं और इनमें विशेष चमक होती है। इस कारण से इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, धातुओं का आभूषण बनाने में करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा लिथियम, पोटेशियम एवं सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, यानी कि इनको मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों, ये सवाल आया हुआ है। इसलिए रखते हैं क्योंकि ये धातुएं क्या हैं, अत्यंत क्रियाशील। इसका जवाब एक ही पॉइंट में है
कि ये धातुएं अत्यंत क्रियाशील हैं, ये सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके ज्वाला उत्पन्न करती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है, ऐसा क्यों? ठीक, तो देखो बच्चों, एल्यूमिनियम है, अगर ये वायु के संपर्क में आता है तो Al2O3 एल्यूमिना नाम की एक लेयर बन जाती है। अब ये कह रहा है कि इनका उपयोग क्यों करते हैं, तो ये जो लेयर बन जाती है ये अभेद्य होती है, बहुत कठोर लेयर होती है, तो ये जल्दी से डिस्ट्रक्ट नहीं होती है। इस कारण से एल्यूमिनियम की क्रियाशीलता तो है, एल्यूमिनियम एक्टिव धातु है, क्रियाशील धातु है, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद जब ये परत बन जाती है तो ये एल्यूमिनियम किसी अन्य से, या भोजन बन रहा है उस भोजन में पार्टिकल, भोजन के कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, फैट है, क्या है, उससे ये क्रिया नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पहले आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अच्छी परत बना लिया होता है, इसलिए आगे दोबारा भोज्य पदार्थ के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक, सवाल नंबर डी है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ऐसा क्यों? तो ऑप्शन डी है, तो इसका जवाब क्या लिखेंगे कि ऑक्साइड अवस्था में कार्बोनेट की तुलना में क्या होगा, हम आसानी से अयस्क को प्राप्त कर लेते हैं। लिख लेंगे इसका आंसर कि कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क की तुलना में धातु को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। लिख लेंगे कि उनके ऑक्साइड से, धातु को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। धातु को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। सवाल नंबर 13वां सवाल आपका ये है कि तांबे के बर्तन को, मलिन बर्तन को आप नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? ये ऐसा क्यों करता है कि नींबू और इमली के रस से हम तांबे के बर्तन को साफ कर देते हैं? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, जो कॉपर होता है आपका, वो वायुमंडल की हवा से क्रिया करके कार्बोनेट बना देता है। कॉपर कार्बोनेट जो बनता है ये हरे रंग की परत होती है, हरे रंग की परत कॉपर का कार्बोनेट है। जब ये बन जाता है तो क्या करते हैं हम, इसकी सफाई के लिए यूज करते हैं इमली का रस या नींबू का रस। तो जो आपका इमली है, इमली के रस में होता है आपका टारटैरिक अम्ल, और जो आपका होता है नींबू के रस में होता है सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक एसिड। ये दोनों अम्ल होते हैं। अब कॉपर का कार्बोनेट वो बेस होता है, क्षार होता है, क्षारीय अशुद्धि है। तो जब ये इन दोनों में से किसी एक अम्ल के कांटेक्ट में आ जाता है, तुरंत ये इसके साथ क्रिया कर लेता है। इमली का रस मिला दिए, टारटैरिक एसिड मिल गया, और नींबू का रस मिला दिए तो साइट्रिक एसिड मिल गया। दोनों में कोई एक जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा, तुरंत क्रिया करके ये घुलनशील लवण बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेस है, ये एसिड है, अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। तो घुलनशील साल्ट का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। पानी डाल के धुल देंगे, आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे इसके आंसर में? आप लिखेंगे कि कॉपर और वायुमंडलीय हवा से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट का हरे रंग की परत बना लेता है।
जो अशुद्धि होती है, जो एक तरीके की क्षारीय अशुद्धि है, जब हम इमली के रस या नींबू के रस में उपस्थित अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो यह घुलनशील लवण में बदल जाता है, जिसे हम धुल के आसानी से बाहर कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कह रहा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद कीजिए। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद कीजिए। मेटल और नॉन मेटल में अंतर पूछ रहा है, तो मैंने आपको बहुत डिफिनीशन विद एग्जांपल और धातु की प्रॉपर्टी और अधातु की प्रॉपर्टी 9th में भी पढ़े थे, आप यहाँ भी पढ़े हैं। तो धातु और अधातु में अंतर पूछ रहा है मात्र। तो ऐसे मान लीजिए कॉलम बन गया, एक कॉलम में हो गया धातु, एक कॉलम में हो गया अधातु। अब क्या है, धातुओं में चमक होती है, अधातुएं मलिन होती हैं। सेकेंड पॉइंट, धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अधातुएं कुचालक होती हैं। ठीक, एक को छोड़कर उसका नाम क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर ये अधातु होते हुए भी सुचालक है। ऑप्शन नंबर 3, धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में होती हैं मरकरी को छोड़कर। मरकरी को छोड़कर अधातुएं क्या होती हैं, ये ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। और भी बहुत ढेर सारे अंतर हैं, तो इस तरीके से अंतर आप कर लेंगे किसमें, मेटल और नॉन मेटल में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बन के जाता है। उसने पुराने और मलिन सोने के आभूषण में पहली जैसी चमक पैदा करने का ढोंग कर रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन बहुत कम हो जाता है। कह रहा है वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? ध्यान दो बच्चों, एक विलयन होता है एक्वारेजिया। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एक विलयन है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया विलयन है एक्वारेजिया, जिसमें HCl और HNO3 दो सांद्र एसिड मिलाए जाते हैं, जिनका 3:1 का रेशियो होता है। यानी कि 3 भाग सांद्र HCl तथा 1 भाग सांद्र HNO3 के बने मिक्सचर को एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक, फिर से क्लियर कर लो, 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल के बने मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक, यही विलयन को सुनार रखा है अपने पास। याद रहे कि एक्वारेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें किसी भी धातु को डाल देने पर वह अपने अंदर उसको जला लेने की क्षमता रखती है। ठीक, कोई भी धातु होगी, अगर एक्वारेजिया में वह डाल दी गई तो उसको अपने अंदर वो डुबोकर गला देगी। तो क्या करते हैं कि जो सॉल्यूशन था एक्वारेजिया का, इसमें कंगन को लाके डिप किया गया। डिप करने के बाद जब इसको बाहर निकाला गया तो इसका वेट हल्का पाया गया। क्यों? क्योंकि जो एक्वारेजिया सॉल्यूशन था वो इसकी ऊपर की परत को अपने अंदर घोल लिया था, गला लिया था, और ये जब ऊपर की लेयर निकल गई तो कंगन जो आपका एक परत ऊपर से निकल जाने के बाद जो बचता है तो आपका चमकता हुआ नजर आएगा, नए की तरह दिखेगा। तो क्या रीजन हो सकता है? एक्वारेजिया। स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16,
चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कहा यह जा रहा है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात क्या होती है? स्टील। लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण क्या है? गर्म जल का टैंक बनाना है तो तांबे का प्रयोग करेंगे आप, इस्पात का नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या रीजन होता है? जो आपकी स्टीम है, स्टीम भाप, जब भाप को हम Fe के साथ Fe के साथ क्रिया करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस देती है। यानी कि अगर हम लोहे का टैंक बना लेंगे तो गर्म जल, चूंकि उसमें गर्म पानी रखना है तो वह क्या करेगा? क्रिया कर लेगा भाप आयरन से और हाइड्रोजन गैस निष्कासित करेगा। जबकि जो कॉपर होता है, कॉपर क्या होती है? चूंकि आयरन सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर है इसलिए हाइड्रोजन निकलेगी, लेकिन कॉपर क्या करती है? कॉपर हाइड्रोजन को नहीं विस्थापित कर पाती क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। ये हाइड्रोजन आपका है कहाँ? भाप में है, स्टीम यानी कि उबलते पानी में H2O है, वहां से हाइड्रोजन को आयरन विस्थापित कर देती है। लेकिन अगर इसी भाप का रिएक्शन हम किसके साथ कर दें? कॉपर के साथ, तो यहाँ आपका नो रिएक्शन, कोई प्रॉपर्टी, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। इसीलिए गर्म जल के टैंक को कॉपर धातु से निर्मित करते हैं, ना कि आयरन से। तो इस तरीके से बच्चों 3 चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए गए विद एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब आप अगली नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा, खूब बढ़िया से तैयार करिएगा, वहां से ज़्यादा सवाल उत्पन्न होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो हम आपसे यही कहेंगे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को बहुत केयरफुली ध्यान से देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और उस चैप्टर को आपके पास बुक होगी तो उस बुक के सहारे एक बार पढ़ लीजिए, जिससे मेरे द्वारा यहाँ पर बताई गई जानकारी को आपको क्लियर और स्पष्ट हो जाए। कोई भी क्वेश्चन कहीं आपको परेशानी में डालता है आप उसको सूचित करिए। तो इस तरीके से 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हुए। सिलेबस में 2 चैप्टर और बचे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और लास्ट चैप्टर आपका है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण। तो उसमें आपको आवर्त सारणी वगैरह बताई जाएगी। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आप तैयार रहिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड